हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भैया आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो बेटा मैंने आपसे वादा किया था कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चाहिए। और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले करवा दीजिए एक शॉर्ट में, ताकि हमको एक चीट शीट मिल जाए। ये कोई चीट शीट तो है नहीं एक, लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल लीनियर तरीके से, एक लीनियर एंड प्रोग्रेसिव तरीके से सर चैप्टर के फॉर्मूले लेके आ चुका हूं। आज मैं आपको हर फॉर्मूला बताऊंगा, उसमें बताऊंगा किस तरीके से अप्लाई करना है। लेकिन उसमें एक कमी है, वीडियो में एक कमी है। वो कमी क्या है? वो कमी ये है, टाइम की कमी है। देखिए, वीडियो बनने के लिए तो 10 घंटे का भी बन सकता है, 20 घंटे का भी बन सकता है, क्योंकि फॉर्मूले इतने सारे हैं। लेकिन आप ये बात समझिए कि इस टाइम पे प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। तो सर करें तो क्या करें? देखिए, आज मैं आपको फॉर्मूले तो बताऊंगा और मैं आपको 10 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दे दूंगा। ठीक है, क्या करूंगा? 10 क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा। आप उसका कमेंट मुझे, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर इसका आंसर ये रहा। लेकिन बेटा फॉर्मूले को बताना, उसको प्रैक्टिस करना दो अलग अलग चीजें हैं। फॉर्मूला आप याद आपको तभी रहेगा जब आप उसे अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। सिर्फ देख के फॉर्मूला नहीं याद होता है, यानी कि प्रैक्टिस इज द की। तो सर हमारे पास टाइम अब इतना कम है कि प्रैक्टिस करें तो करें कैसे? इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप डेडिकेटली कम से कम एक दिन में 400 से 500 सवाल करें। मतलब केमिस्ट्री के तो 100-150 होने चाहिए, बाकी मैं ओवरऑल कह रहा हूं कि 400 से 500 सवाल प्लस टेस्ट सीरीज अलग से। क्या टेस्ट सीरीज अलग से? ये तो एनालिसिस वाले क्वेश्चन है, 400-500 की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपको मैं एक चीज बता दूं, आप अगर drAnandMani.in पे जाएंगे तो आप यहां पे देखेंगे एक अभ्यास बैच। क्या है? एक है, अब टेस्ट सीरीज डिस्कशन बैच भी आ गया, चलो आप इसमें भी कर सकते हो, बट नहीं, हम आपको बता रहे थे अभ्यास बैच के बारे में। अभ्यास बैच क्या है सर? ये बैच, नया बैच आ गया सर, क्या चीज है अभ्यास बैच में? देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है आप लोगों की हेल्प करने के लिए, एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स लॉन्च है। देखो कैसे है, इसमें करना क्या है? कुछ नहीं है, आपको इसमें करनी है जोरदार प्रैक्टिस। आपका सेशन होगा। सेशन कैसे होगा? देखो, आपको यहां पे आप जाएंगे AnandMani.in में, अभ्यास में जाइएगा और बायोलॉजी 9 to 11 AM, चलो बायोलॉजी का तो सर बता देंगे, मैं आपको केमिस्ट्री का बताता हूँ। 11:30 बजे मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा, बिल्कुल लाइव, आंखों देखा, एक्सक्लूसिव। ठीक है, सबसे पहले दिन जैसे हमने 3 चैप्टर टारगेट किए, ये फॉर्मूला शीट आपको मिल गई। हमने मोल कॉन्सेप्ट से लेके कंसंट्रेशन टर्म, क्वांटम नंबर्स, पीरियोडिसिटी टेंस, ये चैप्टर टारगेट करने हैं। और उस क्वेश्चन में हम करेंगे लगभग 70 के आसपास क्वेश्चंस। टोटल हमको एक फिर 2000 क्वेश्चंस करने हैं ना? हाँ, तो ठीक है, हमें 70 क्वेश्चंस आसपास हम करेंगे 2 घंटे के सेशन में। फिर मैं आपको उसमें होमवर्क भी दूंगा कुछ क्वेश्चंस, और 70 क्वेश्चंस तो मैं करवाऊंगा ही। ऐसे हर रोज हम रिवाइज करेंगे। लेकिन सर इज दिस इनफ? क्या ये तो पूरी पूरी चीज है? क्या ये हमारे लिए पर्याप्त है? क्या ये संपूर्ण है? इज दिस इनफ फॉर अस? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां से हमें क्या पता चलेगा सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, थ्रू क्वेश्चंस ही आपको पता चलेगा कि आपका वीक टॉपिक क्या है। आपको एक बार वीक टॉपिक आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद हम साथ में टेस्ट सीरीज भी लगाते रहेंगे, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस भी करते रहेंगे। कमाल की बात यह है कि आप देखिए टेस्ट, इसको तो आप चलो ठीक है, आप तो कर लोगे, घर बैठे बैठे कर सकते हो। कितना प्राइस है? 599। इज इट 599 ओनली? ओ माय गॉड, इट इज 599 ओनली। सिर्फ मात्र 600 रुपए से 1 पैसा, 1 रुपया कम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन कमाल की बात अब स्टार्ट होती है। बेटर तरीका यह है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो क्या करो, हमारे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, डंडे मार के ठीक कर दूंगा। कैसे करूंगा ठीक? हर रोज ये एनालिसिस तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, टेस्ट भी हर रोज दिलवाऊंगा, उसका एनालिसिस सामने बिठा के करवाऊंगा। तो 45 डेज में मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा नीट के लिए, थ्रू एनालिसिस ओनली। किसके? एनालिसिस करवा करवा के। क्योंकि इस टाइम पे आपने बेटा सिलेबस तो कर ही लिया होगा, आई होप। बचता है क्या? बचता है आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का समय। तो इस टाइम पे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और उस प्रैक्टिस की शुरुआत आज से कर दीजिए। वैसे आपने स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन अब सीरियस हो जाइए। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं फॉर्मूलाज, और देखेंगे किस तरीके से फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिए गए हैं और कौन कौन से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले के साथ आपको एनसीईआरटी के ग्राफ भी पढ़ने हैं, और जो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री दिखाया था उसको फिर से रिवाइज भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। तो पहला ही चैप्टर है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर में आपको सबसे बेसिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का। और बेटा आप ये मत समझना कि इससे क्वेश्चन नहीं आता। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा नंबर ऑफ मोल से, और इनडायरेक्टली ये बहुत सारी कैलकुलेशंस में भी इन्वॉल्व होगा। देखिए, पहला ही सबसे बेसिक फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसको तो सबको, ये तो सबको आता ही होगा।
आता है, हाँ जी, n बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बहुत ही बेसिक है, हर जगह यूज होने वाला फॉर्मूला है। देखिए, हो सकता है कि आपको गिवन वेट ना दिया हो, आपको रिप्रेजेंटेशन दिया हो कि आपको कुछ x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो, तब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं कैसे, गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या, गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। हाँ, और अगर आपको एसटीपी में कुछ वॉल्यूम दे रखा है, ध्यान रखना कहां पे, एसटीपी में वॉल्यूम दे रखा है। अगर आपको सपोज 22.4 लीटर वॉल्यूम ही दे रखा है एसटीपी पे, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, हम बोलते हैं गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स। तो ये सारी बेसिक आपके पहले चैप्टर से फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ मोल्स के। इन फॉर्मूले में हम एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे। अच्छा, हम पूरे चैप्टर में हर फॉर्मूले से क्वेश्चंस नहीं करेंगे भाई, बहुत लंबा हो जाएगा, हमको फटाफट क्विक रिवीजन चाहिए आपके लिए। तो ये क्या है, आपको तो एक रिवीजन शीट चाहिए थी, तो ये आपके लिए एक रिवीजन शीट है। इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट हाँ, जहां जो इंपॉर्टेंट होगा वहां मैं आपको बता दूंगा। देखिए, फिर जो कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूले आते हैं, किस चीज के फॉर्मूले हैं भाई, दीज आर फॉर्मूलाज ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। हाँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये आपको दो जगह पढ़ने को मिलते हैं। पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला किसका, मोलैरिटी का, कि मोलैरिटी किसके बराबर होती है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। और ध्यान रखना, ये वॉल्यूम किसका है बेटा, ये वॉल्यूम होता है किसका, ये वॉल्यूम होता है सोल्यूशन का वॉल्यूम होता है। किसका वॉल्यूम होता है, ये आपके सोल्यूशन का वॉल्यूम होता है। दूसरा देखिए, मोलैरिटी क्या है, ये मोलैरिटी। अच्छा, इसमें क्या क्या हमें रिप्रेजेंट करना है, यूनिट, मोल पर लीटर। क्या है भाई, मोल पर लीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किसमें, वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। तो इसकी यूनिट हो जाती है क्या, इसकी यूनिट हो जाती है आपकी मोल पर केजी। इसी तरीके से बेटा एक और फॉर्मूला है आपका किसका, मोल फ्रैक्शन का। किसका है, मोल फ्रैक्शन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऐसा इसका फॉर्मूला होता है। और नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। क्या है, मोलैरिटी का फॉर्मूला, नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। यहां से एक सवाल एक पूछा जाता है, जो जो चीज वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, जैसे मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, ये आपकी डिपेंड करती है बेटा किस पे, ये डिपेंड करती है वॉल्यूम पे। तो आपकी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्या ये, टेम्परेचर डिपेंडेंट। मैं यहां पे सिर्फ टी लिख देता हूं, आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ये भी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी आपके दोनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये सवाल भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले चैप्टर से बस इतने से ही फॉर्मूले हैं आपके पास कंसंट्रेशन के फॉर्मूले हैं, और आपके पास किसके हैं, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले। हाँ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नए क्वेश्चन जरूर बनते हैं, जैसे कि आपको नंबर ऑफ मोल्स यहां पे इन्वॉल्व है, तो वो इसके थ्रू वहां तक पहुंचा जा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें, बाकी हर जगह मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। एक डिटेलिंग इस तरीके से देख लेते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, एटम्स निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, और वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना है। किसमें, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, सबसे पहले आप देखो, इसमें मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी। मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, मुझे निकालना है मोल्स। क्या निकालना है, मुझे निकालना है बेटा मोल्स। अच्छा सर, मॉलिक्यूल्स लिखा है, आप मोल्स क्यों कह रहे हैं, देखिए आपको रीजन बताते हैं। देखो, आप सबसे पहले निकालो नंबर ऑफ मोल्स। क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है, गिवन वेट इज 22 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट हो गया 44 ग्राम पर मोल। यही हो गया, यानी कि आपका आंसर आ गया हाफ मोल के बराबर। कितना, हाफ मोल। अब आप हमेशा याद रखेंगे, यू विल ऑलवेज रिमेंबर, क्या याद रखेंगे, कि आपका जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, आपको पूछा है नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मॉलिक्यूल्स। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स। वो हमेशा मॉलिक्यूल्स के बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, अगर आपके हाफ मोल आए, इसका मतलब आपका क्या है, हाफ इंटू एन ए मॉलिक्यूल्स। आपका आंसर आ गया हाफ इंटू एन ए मॉलिक्यूल्स। तो पहले आपने मॉलिक्यूल्स निकाल दिए, कितना आंसर आपका, आपका आंसर है हाफ इंटू एन ए मॉलिक्यूल्स। चलिए दूसरे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा आपसे पूछा गया है कि यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, देखिए CO2 का जो एक मॉलिक्यूल है, इसमें 3 एटम्स हैं। कितने हैं, CO2 के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं। तो आपको कितने मॉलिक्यूल्स दिए, आपको हाफ एन ए मॉलिक्यूल्स दिए, तो एटम्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 इंटू एन ए बाय
2 एटम्स, ये हो जाएंगे इतने एटम्स। तो आपने नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल लिए। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखिए आपको निकालना है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे निकालेंगे, आइए बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। एक कार्बन के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, देखिए ये ऑक्सीजन हो गया, ये भी ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया बेटा कार्बन के पास रहते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहते हैं, 6 रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। कार्बन के पास है 6, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, इसके पास 8, यानी कि ये हो गया 8 और 8 कितना भाई 16, 8 और 8 16, और 16 और 6 कितना हो गया, 16 और 6 हो गया 22। ठीक है, तो यानी कि एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका हाफ इंटू Na इंटू 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से आप इसको निकालेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी आपका हो जाएगा करेक्ट। फिर आएगा आपका वॉल्यूम एट एसटीपी। वॉल्यूम एट एसटीपी कैसे निकालेंगे, देखिए आपका अगर इसमें 1 मोल होता, क्या क्या कहा मैंने, अगर 1 मोल होता, 1 मोल होता तो 22.4 लीटर एट एसटीपी होता, एट एसटीपी होता। ये बेटा आपका हाफ मोल है, हाफ मोल है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11.2 लीटर एट एसटीपी। इस तरीके से ये क्वेश्चन होना चाहिए था सॉल्व। आई होप सारे के सारे फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे कि किस तरीके से हमने निकाला है, अप्रोच भी समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए देखो एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको मोलैरिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है और नॉर्मेलिटी निकालनी है, किसमें 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अमॉर्फस। क्या होता है भाई ऑक्सैलिक एसिड अमॉर्फस, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड अमॉर्फस, COOH। हाँ ये है आपका इसका अमॉर्फस फॉर्म। अगर मैं ऐसा लिख दूं डॉट TH2O तो ये इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, नहीं मुझे ये नहीं लिखना है, मुझे सिर्फ ये लिखना है अमॉर्फस। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा 63, आप निकाल के देख भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अब देखेंगे, अच्छा अब इसमें क्या करना है, एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको निकालनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट, गिवन वेट है बेटा आपका 6.3 और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 63, और वॉल्यूम है आपको 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन यानी कि 1 दिया है, यह आज आपका 0.1 मोलर के बराबर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, चलिए ठीक है, मोल फ्रैक्शन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस चीज का निकालना है, बट स्टिल चलो ठीक है। मोल फ्रैक्शन का कैसे निकालोगे, आप निकालोगे कि देखो ऑक्सैलिक एसिड के कितने मोल्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड के भाई कितने मोल्स हैं, ये आपके 6.3 अपॉन 63 यानी कि 0.1 मोल्स हैं, और ये हो गया 0.1 प्लस वाटर के कितने मोल्स हैं आपके पास, भाई वाटर के कितने मोल्स हैं, 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन है तो कितने मोल्स हैं, कितने कैसे निकालते हैं, मानते हैं हम यहाँ पे 1 लीटर वाटर, 1 लीटर एक्वस यानी कि वाटर की बात अगर मैं करूं, 1 लीटर वाटर की बात करूं तो बेटा 1 लीटर डेंसिटी 1 कंसीडर करोगे यानी कि 1000 ml यानी कि कितना 1000 ग्राम, 1000 ग्राम यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है, ये हो जाएगा आपका 1000 अपॉन 18 दैट इज 55.55, ये हो जाएगा आपका 55.55, आपका आंसर आएगा 0.1 अपॉन 55.65 के बराबर, जो भी ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन, ये भी आपका हो चुका है। फिर लास्ट में आप कैलकुलेट करेंगे क्या नॉर्मेलिटी, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, आप नॉर्मेलिटी को बोलेंगे नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। आप देखेंगे कि ऑक्सैलिक एसिड के लिए एन फैक्टर कितना है भाई, मैक्सिमम रिप्लेसेबल 2 हाइड्रोजन है, तो ये आपका हो जाएगा एन फैक्टर, यानी कि एन फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 2, मोलैरिटी हमने निकाली थी 0.1 इंटू 2, आपका आंसर जाएगा 0.2 नॉर्मल। ठीक है, तो ये भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। तो मैंने सिर्फ आपको अप्रोच बताई है कि किस तरीके से फॉर्मूले से आपको खुद से प्रैक्टिस अब करनी है। मैं आपको एक फॉर्मूला शीट दे रहा हूं, आपको हर एक फॉर्मूले पे 3 से 4 सवाल करते हैं, अगर मैं करवाता हूं तो बहुत समय होगा, आप इसको रिवीजन नहीं होगा, ये तो पूरी क्लास हो जाएगी, और ये क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास हम कर चुके हैं, तो बार बार सेम चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अब जो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा सिर्फ फॉर्मूला शीट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आपसे क्या क्या सवाल पूछा जाता है। पहले आपको बोहर एटॉमिक मॉडल से बेटा बहुत सारे सवाल बनते हैं, किससे, बोहर एटॉमिक मॉडल से आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है और कुछ भी नहीं। देखिए पहला ही फॉर्मूला रेडियस का, रेडियस ये किस चीज का है, रेडियस ऑफ एन एटम, किसका ध्यान रखेंगे, दिस इज द रेडियस ऑफ एन एटम, r इज इक्वल टू r नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय z। अच्छा एक फॉर्मूला ऐसा भी होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है, r इज इक्वल टू r नॉट इंटू a की पावर 1/3। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किस चीज का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला भी तो होता है, रेडियस का तो ये फॉर्मूला भी है,
लेकिन ये किस चीज के लिए होता है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। दूसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 दैट इज स्क्वायर इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये ईवी के टर्म्स में होता है, किसकी, ईवी के टर्म्स में। और अगर आपको जूल पर एटम में चाहिए तो वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2-2.18 इंटू 10 की पावर 18, कितना, 10 की पावर 18, ये उसकी वैल्यू होती है। तो आपको यूनिट का बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। आप जनरली इसको प्रेफर करके आते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर जूल पर एटम में अगर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर आएगा वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हैं इसमें, लेकिन आपके सिलेबस में भी है और इससे सवाल आता भी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z/n मीटर पर सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट का बहुत बड़ा इसमें रोल है। अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना होगा तो 10 की पावर 8 हो जाता है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब देखिए टाइम पीरियड, ये आपके मतलब सिलेबस में तो मतलब आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट जस्ट इन केस बाहर, शायद ये फिजिक्स में है, आपके फिजिक्स में है ये, जस्ट इन केस बाहर से आ जाए, या फिर फिजिक्स के लिए भी आप याद रख सकते हैं, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/z², ठीक है, n³/z²। अब एक ऐसा फॉर्मूला किसका, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, जो कि रेगुलरली हर एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से पूछा जाता है। आपको बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होती है, लेकिन उसका नेगेटिव होती है बस, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी उसका हाफ होती है, एज सिंपल एज दैट। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे भाई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले फॉर्मूले, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के फॉर्मूले। सबसे पहले आपको क्या, रिडबर्ग फॉर्मूला पे जो आपको पूछा जाता है क्या, कि 1/λ यानी न्यू बार, कि कितना आपका वेव नंबर आएगा, इट इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे RH की वैल्यू कितनी, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, कितना, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। देखिए यहां पे आप कभी कंफ्यूज मत होना कि सर यहां पे n1 में क्या रखें या फिर n2 में काम रखें। कुल मिला के आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर एक वेव नंबर है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। कैसे आती है, ये हमेशा पॉजिटिव आती है। अगर आपने गलती से n1 की जगह n2 भी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर को लास्ट में पॉजिटिव कर देना, इतना कर सकते हो, बस इस चीज का ध्यान रखना, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। फिर आया एक फॉर्मूला, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस्ड। ये फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे सवाल पूछने का डायरेक्ट। पहले फॉर्मूला देखिए, n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1/2, ये आपका हो जाएगा क्या, इसका फॉर्मूला। इससे सवाल कैसे बनता है, चलिए एक सवाल बना के देखते हैं। आपसे अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए, वो पूछे कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड, स्पेक्ट्रल लाइंस observed when transition is from fifth excited state to ground state। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है। बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होंगी। देखिए अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है, फॉर्मूला विल बी सेम, क्या, n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1/2। बस आपको n2 और n1 की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि n2 की वैल्यू कितनी है, 6 है। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब n2 की वैल्यू 6 है, और ग्राउंड स्टेट का मतलब n की वैल्यू कितनी है, n1 की वैल्यू 1 हो गई। तो आपको वैल्यू पुट करनी है क्या, आपको वैल्यू पुट करनी है 6 - 1 इंटू 6 - 1 + 1/2। ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 6/2, दैट इज 15 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, ठीक से लिख देते हैं इसको, 15 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कर लेंगे इसको एब्सोल्युटली। ठीक, चलिए देखिए और भी फॉर्मूले हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर। ये फॉर्मूला बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, बट आपको इस फॉर्मूले की बात में एक चीज बताता हूं कि आप इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। तो हम बात कर रहे थे इस फॉर्मूले की, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। एग्जामिनेशन में आपको याद नहीं रहता, आई डोंट नो व्हाई। बच्चे इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं, लेकिन नहीं भूलना है। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इससे क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। मैं आपसे अगर इस क्वेश्चन को पूछूं, देखिए क्या है क्वेश्चन आपसे बोला गया था। देखिए क्वेश्चन ये था, आप लोग मुझे आंसर बताइए। क्वेश्चन में कहा गया था कि लैम्डा इनटू वेलोसिटी की जो वैल्यू है ये 12.57 के बराबर है।
लैम्डा इंटू वेलोसिटी की जो वैल्यू है 12.57 के बराबर है। तो बताइए आप डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी ये किसके बराबर होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि लैम्डा इंटू लैम्डा वी की वैल्यू अगर 12.57 है तो बताइए डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होगी? कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए इसका आंसर, कमेंट दिस, कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ये बढ़िया है। मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, आपको होमवर्क देता रहूंगा। चलो मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, मैं कह देता हूं दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग कमेंट करके बताना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना है, और एक एक करके कमेंट मत करना, सारे आंसर एक साथ कमेंट करके रखना, ठीक है, या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे भी आपकी मर्जी है। पर क्वेश्चन नंबर 1 आप आंसर करेंगे सर आंसर 1 ये रहा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये अच्छा हो गया, आपको इसी तरीके से मैं क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, देखिए अगर आपका एंगुलर आपको ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम पूछा है, क्या पूछा है? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, उसकी वैल्यू mvr यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, तो पता है ना ये क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है, तो उसकी वैल्यू mvr इज इक्वल टू nh/2π। और अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा गया तो उसकी वैल्यू क्या? अंडर द रूट l इंटू l प्लस 1 h/2π। ठीक है, क्या? अंडर द रूट l इंटू l प्लस 1 इंटू h/2π। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हो जाए, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है, सपोज 3D ऑर्बिटल आपकी क्या है? 3D में आपको रेशियो ऑफ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम अपॉन रेशियो ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये बताना है। क्या बताना है? रेशियो ऑफ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम अपॉन रेशियो ऑफ एंगुलर ऑर्बिट मोमेंटम। ठीक है, चलिए अगला फॉर्मूला जो है बेटा वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल के ऊपर। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे जानते हैं, इसके ऊपर हमने सवाल भी होमवर्क में आपको दे रखा है। क्या? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा बी जो भी अनसर्टेनिटी है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट? h/4πm। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लास्ट में बेसिक सा है नोट्स के ऊपर, कि जो आपकी रेडियल नोट्स होती हैं वो होती है n-l-1। कितनी? n-l-1। जो एंगुलर नोड होती हैं वो l के बराबर होती हैं, और जो आपकी टोटल नंबर ऑफ नोड्स होती है वो n-1 के बराबर होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपके यही फॉर्मूले हैं जो आपको हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन में। आपको एक मैंने बता दिए हैं। आपका होमवर्क है ये 2 क्वेश्चंस, ठीक है, ये 2 का आंसर मुझे दीजिए। चलिए मूव ऑन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। किसके ऊपर? थर्मोडायनेमिक्स। देखिए इतने फॉर्मूले अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में कर लेते हैं तो एक ना एक जरूर फंसेगा। इनफैक्ट फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तो को फंसेगा ही फंसेगा। चलिए पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि देखिए डेल्टा यू जो है Q प्लस डब्ल्यू के बराबर है। किसके बराबर है? Q प्लस डब्ल्यू के बराबर आपका डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है Q प्लस डब्ल्यू। हाँ, इसमें मैं आपको क्यों जगह छोड़ी है देखिए आपको रीजन बताते हैं। इसमें आपको वर्क डन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्क डन अगर एक्सपेंशन हो रहा है या फिर हाँ एक्सपेंशन हो रहा है तो नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव आपका मतलब है वर्क इज डन बाय द सिस्टम। क्या? बाय द सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेंशन नेगेटिव बाय द सिस्टम, और वर्क डन अगर पॉजिटिव हो रहा है तो ये कंप्रेशन का केस है। किसका कंप्रेशन का केस है? ये पॉजिटिव होगा एंड इट इज ऑन द सिस्टम। क्या? ऑन द सिस्टम। तो सिस्टम अगर वर्क डन एक्सपेंशन में पूछा है तो आंसर नेगेटिव आता है, तो इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर कंप्रेशन पूछा है तो आंसर पॉजिटिव आता है, इट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, वर्क डन आपको इरिवर्सिबल या फिर रिवर्सिबल में भी पूछ सकता है। कैसे? आइसोथर्मल वर्क डन कितना होता है? -2.303 nRT log V2/V1, और वर्क डन होता है इरिवर्सिबल के लिए होता है। अरे एक सेकंड, यहां पे छोटा सा करेक्शन कर लीजिए आप। कोई बात नहीं, दिस इज बेटा इरिवर्सिबल, और ऊपर वाला आपका हो जाएगा रिवर्सिबल। कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा उल्टा हो गया था, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमने यहीं पे करेक्शन कर ली है। ठीक है, तो ये आपका इरिवर्सिबल के लिए हो गया। सबके लिए है -P डेल्टा V। जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है? वो इरिवर्सिबल के लिए होता है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए -2.303 nRT log V2/V1, और एडियाबैटिक के लिए nR डेल्टा T अपॉन गामा -1, या फिर P2V2 P1V1 अपॉन गामा -1। चलिए इससे भी एक सवाल हो जाए आपसे। सवाल में क्वेश्चन नंबर 3, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर कंप्रेशन। कैसा कंप्रेशन? आपके पास कंप्रेशन दे रखा है। कैसा? फॉर कंप्रेशन
आपके पास दे रखा है आइसोथर्मल 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 कंप्रेशन आपको दे रखा है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वर्क डन रिवर्सिबल ग्रेटर देन वर्क डन इरिवर्सिबल, दूसरा वर्क डन रिवर्सिबल इज लेस देन वर्क डन इरिवर्सिबल, ऑप्शन सी वर्क डन रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू वर्क डन इरिवर्सिबल, या फिर डी एनी ऑफ दीज, कोई भी ठीक हो सकता है, एनी ऑफ दीज कोई भी ठीक हो सकता है कि हम कंडीशन चेंज कर देंगे, इनमें से कुछ भी वैल्यू ठीक हो सकती है। क्या आपको कंप्रेशन में निकालना है, किसमें? आइसोथर्मल कंप्रेशन में निकालना है। बताइए कौन सा रिलेशन ठीक हो रहा है, ठीक है, करके बताइए, मैं आपका आंसर इसमें कर दूंगा। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रोपी के फॉर्मूले। क्या एंट्रोपी के फॉर्मूले क्या होते हैं? एनसीपी ln T2 by T1 प्लस एनआर ln P2 P1 by P2 डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी। अगर आपको सीवी के टर्म्स में लिखना है तो फॉर्मूला बिल्कुल रिमेन्स बिल्कुल सेम। ध्यान रखना इसमें, अगर मैं बोलूं आइसोथर्मल, मैं कंडीशन ले लूं, किसकी? आइसोथर्मल कंडीशन ले लूं, तो यहाँ पे टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता है, ये बिल्कुल सेम हो जाता है। आपका फॉर्मूला सिर्फ V1 और V2 by V1 और P1 by P2 के टर्म्स में आ जाएगा। अगर मैं बोलूं आइसोथर्मल कंडीशन आपकी, अच्छा वो लिखेगा नहीं वहां पे कि आइसोथर्मल कंडीशन है, वो क्या करेगा? एक टेम्परेचर आपको दे देगा। क्या देगा? एक टेम्परेचर आपको दे देगा, ठीक है। चलिए बाकी आपके स्पॉन्टेनिटी के फॉर्मूले हैं, गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्मूले, ये बहुत आसान फॉर्मूले, ये आपको याद भी होंगे कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू प्लस, और तीसरा है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेन। चलिए डेल्टा जी पे भी आपको एक सवाल दे देता हूं। चलिए इस वाले फॉर्मूले पे आपको एक सवाल देता हूं, मैं आपको सवाल देता हूं, क्या सवाल दिया जाए, क्या सवाल दिया जाए? चलिए एक सवाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। चलिए आंसर कीजिएगा कि व्हाट इज एट व्हाट कंडीशन, ठीक है, एट व्हाट कंडीशन, एट what condition, at what condition Kc is equals to 1, at what condition of delta G, at what condition of delta G Kc is equals to 1, डेल्टा जी की क्या कंडीशन है जहां पे Kc की वैल्यू कितनी हो जाए? जहां पे Kc की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है। बताइएगा इसका आंसर क्या, ठीक है। चलिए अरे ठीक है, अब बात करते हैं बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या? बहुत अच्छा। एक सेकंड एक चीज रह गई है मुझसे, बाय चांस मुझसे एक चीज रह गई है। आप एक चीज थर्मोडायनेमिक्स में एक फॉर्मूला है जो हर साल किसी ना किसी फॉर्म में पूछा गया है, फॉर्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। very very important, I don't know how I missed it but still it is a very very important formula, बहुत ही ज्यादा important formula है ये, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम की। पहला ही फॉर्मूला केपी केसी रिलेशनशिप, बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। केपी केसी रिलेशनशिप देखो, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। क्या? केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी, ये हो जाएगा आपका पहला रिलेशनशिप केपी और केसी का। दूसरा आपका वेन डॉफ इक्वेशन से लॉग K2 by K1, ये एक्चुअली आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बट स्टिल आपको ये याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है। सिलेबस में मतलब है सिलेबस का पार्ट पर डायरेक्टली नहीं है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंस देखते हैं और सेम टू सेम इक्वेशन आपकी कहां पे लगती है? याद होगा, अगर मैं डेल्टा एच की जगह EA/R कर दूं तो आपका क्या बन जाता है? एरेनियस इक्वेशन का एक फॉर्म बन जाता है। तो बस आपको वही याद रखना है, उसी के जैसा ही है, बस कुछ ज्यादा डिफरेंस इन दोनों में है नहीं। इनफैक्ट दोनों सेम ही चीजों से डेराइव होते हैं, ठीक है जी। चलिए केपी केसी रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। केपी केसी का रिलेशनशिप मतलब बहुत ही बेसिक सवाल यहां से बन सकता है, ठीक है। आपको एक चीज बताइए, इसमें एक बेहतरीन सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए एक बहुत ही हाई लेवल का सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं, देखते कौन बच्चा आंसर करता है। आपको रेट एट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है, क्या? Kp इंटू पीए का होल स्क्वायर, और सेम रिएक्शन है आपकी, रिएक्शन है सपोज A प्लस बी गिव्स सी, ये रिएक्शन आपके पास, तो आपको Kp की वैल्यू यही दे रखी है। अगर आपको कंसंट्रेशन के टर्म्स में दे रखा है Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का होल स्क्वायर, एक काम करते हैं रिएक्शन को ऐसे कर देते हैं, A गिव्स B। तुम कौन बताइए Kp Kc का क्या रिलेशनशिप है? Kp इज इक्वल्स टू Kc होगा, ऑप्शन नंबर बी। Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू आर टी का स्क्वायर होगा, ऑप्शन सी। Kc इज इक्वल्स टू Kp इंटू आर टी का स्क्वायर होगा, या ऑप्शन नंबर डी
Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी के बराबर होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन में से करेक्ट है। जिसने ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 जिस बच्चे ने सही कर दिया, आप समझ लेना आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है भाई, बिल्कुल +4 मार्क्स। मतलब ये हॉट्स है, हॉट्स, दिस इज हॉट्स, हॉट्स लेवल का सवाल है, हॉट्स लेवल का सवाल है। देखते हैं कौन सही करता है इसको। ठीक है, जो बच्चा सही करेगा उसको तो मैं इस वाले क्वेश्चन में तो भाई कमेंट पिन हो जाएगा एब्सोल्युटली। ठीक है, चलिए नीट 2024 में सवाल पूछा गया था केसी और क्यूसी से। क्या सवाल पूछा गया था कि देखिए उनको सिर्फ आपको केसी की वैल्यू गिवन थी। क्या गिवन थी? केसी की वैल्यू गिवन थी, आपको क्यूसी की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्या करनी थी? आपको क्यूसी की वैल्यू फाइंड करनी थी और बताना था कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। सिंपल सी बात है, आप बस इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी जो रिएक्शन होती है, मान लीजिए ये केसी है, मान लीजिए केसी है, इसकी कुछ वैल्यू मान लीजिए, कितनी मान लीजिए, इसकी वैल्यू मान लीजिए ये 10 वैल्यू है किसकी? केसी की। और क्यूसी की जो भी वैल्यू होगी वो 10 के पास आना चाहेगी। कैसे आनी चाहिए? 10 के पास आना चाहेगी क्यूसी की वैल्यू। इसकी वैल्यू अगर छोटी है यानी कि क्यूसी अगर छोटा है तो ये क्या करेगा? ये 10 के पास जाएगा। और क्यूसी अगर बड़ा है, क्यूसी अगर बड़ा है यानी कि 15 है तो भी ये 10 के पास जाना चाहेगा। कुल मिला के बात ऐसी, अगर क्यूसी की वैल्यू छोटी है केसी से तो रिएक्शन आपकी क्या करती है? क्यूसी की वैल्यू अगर छोटी है केसी से तो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। अगर क्यूसी की वैल्यू बड़ी है केसी से तो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। इक्विलिब्रियम में तो ऑब्वियसली क्यूसी केसी के बराबर होता ही है। फिर एक और आता है आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से आपके पास अगर ए से बी एक रिएक्शन गिवन है और उसकी K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x के बराबर है, अगर आप उस रिएक्शन को रिवर्स कर देते हो तो आपका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दैट इज 1/x के बराबर। कितना? इट इज इक्वल टू 1/x के बराबर। ठीक है, फिर देखिए अगर आपने क्या करा, उसको या फिर डिवाइड किया या फिर मल्टीप्लाई किया तो क्या फर्क पड़ता है? वो x की पावर n पे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डबल हो गया तो वो स्क्वायर हो जाएगा, अगर ये हाफ हो गया तो वो अंडर दी रूट हो जाएगा। आपके पास एक फॉर्मूला और है डेल्टा, ये फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था पीछे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 एनआरटी लॉग केसी का। ये फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आते बेटा हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पे। किस पे? आयनिक इक्विलिब्रियम पे। देखिए आपके पास आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको दो चीज पढ़नी है। क्या? बहुत ही अच्छे से आपको आना चाहिए सॉल्ट एनालिसिस। आपको एक काम करेंगे, अच्छा ठीक है दे रखा है सॉल्ट एनालिसिस दे रखा है और आपको वीक एसिड वीक बेस भी दे रखा है। ठीक है, पूरी कंप्लीट टेबल है। आप आयनिक इक्विलिब्रियम में, जिन बच्चों को बहुत हार्ड लगता है आयनिक इक्विलिब्रियम, वो इसको रट लें। मैं आपको बताऊंगा रटने का तरीका क्या है, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। देखो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो बात करें वीक एसिड की। अगर आपके पास सिर्फ एक वीक एसिड है, एक काम करते हैं एग्जांपल मैं यहाँ पे साइड पे लिखता रहता हूं ताकि आपको ये भी याद होता रहे कि एग्जांपल है क्या। वीक एसिड की बात करें, वीक एसिड आपका CH3COOH एक वीक एसिड है। उसका पीएच का फॉर्मूला क्या? -log H+ कंसेंट्रेशन, यही तो होता है -log H+ कंसेंट्रेशन, यही तो आपका पीएच का फॉर्मूला है। और अगर एक वीक बेस की बात करूं यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मैं बात करूं, ठीक से लिख देते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो उसका फॉर्मूला POH। उस अमोनिया उसका फॉर्मूला क्या होगा? पीएच नहीं होगा, POH होगा। क्या हो जाएगा? -log माइनस की कंसेंट्रेशन। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए यहाँ पे कि पीएच प्लस POH किसके बराबर होता है? ये 14 के बराबर होगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी ध्यान रखना, ये क्या है? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो देखिए इसको आप फॉर्मूला फर्दर लिखेंगे, हाफ ऑफ पीके माइनस लॉग सी, हाफ ऑफ पीके भी माइनस लॉग सी। बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल अगर आपके पास एसिड या बेस वीक दे रखा है। लेकिन अगर आपको सॉल्ट दिया हो तो सबसे पहले देखो, एक सॉल्ट की बात करूं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की सॉल्ट है, एग्जाम्पल NaCl, तो इसमें कुछ नहीं करना, लिख के आ जाओ कि pH = 7 होता है। इसमें कुछ फॉर्मूला कुछ भी चीज की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया, अब ध्यान रखना मेरी बात को, ध्यान से सुनिए, यहां पे ध्यान से सुनिए। वीक एसिड यानी कि CH3COO- स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि NaOH, इस टाइप का कुछ सॉल्ट है। तो याद रखना Ka और Kb हमेशा किसके लिए लिखा जाता है? वीक के लिए यही लिखा जाता है, स्ट्रॉन्ग के लिए कुछ Ka और Kb के मतलब है नहीं। तो देखो आपको क्या करना है, आपको एक कॉमन चीज याद रखनी है। अगर एसिड होगा तो आप हमेशा प्लस करेंगे, यानी कि हाफ ऑफ PKW प्लस PK प्लस log C। किसके लिए? वीक एसिड, जहां पे आपको Ka गिवन है। सर Kb क्यों नहीं लिखा? अरे Kb क्यों लिखेंगे? वीक बेस तो स्ट्रॉन्ग लिया है हमने, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए Kb होता ही नहीं है। इट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो वीक एसिड है ना, वीक बेस तो आपका, बेस तो कैसा आपका स्ट्रॉन्ग है। अब यहां पे देखिए आपका वीक बेस है, एग्जांपल लेते हैं क्या, NH4OH यानी कि NH4+ यहां से आया और स्ट्रॉन्ग एसिड का मान लीजिए HCl, तो Cl- आया।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे के बी यूज होगा, तो हम लिखेंगे हाफ ऑफ पी के बी। याद रखना बेस के केस में हम माइनस करते रहेंगे, माइनस पी के डब्ल्यू और माइनस लॉग सी। सर अगर एसिड और बेस दोनों ही वीक हो जाए, हाँ, जैसे कि एग्जांपल एसीटेट का CH3COO माइनस और वीक बेस में आ गया आपका अमोनियम एसीटेट, इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया। तो देखो क्या बोला था मैंने, एसिड के केस में प्लस कर देंगे, बेस के केस में माइनस कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे पीएच के फॉर्मूले आपको याद हो चुके हैं, आपको इसमें करना होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको कभी कभी आपको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछ लेता है। केएच आपका क्या होता है, केएच इज योर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अगर आपका वीक एसिड के केस में है तो ध्यान रखना सिर्फ के की वैल्यू होती है, तो KW इज इक्वल टू KH इंटू के। अगर आपका वीक बेस है तो KW इज इक्वल टू KH इंटू KB, और आपका अगर KW है तो इट इज सॉरी, अगर आपका वीक एसिड वीक बेस है तो KA और KB दोनों ही यूज होगा। ठीक है, आपसे एक सवाल पूछा जाए, अगर यहां से एक बेहतरीन सवाल मैं आपसे पूछता हूं, एक बेहतरीन, सब बच्चे आंसर करेंगे। कौन से नंबर क्वेश्चन पे पहुंचे हम, 6 में पहुंच गए क्या, क्वेश्चन 5 था, हाँ क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 आपसे पूछेंगे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग salts, in which of the following salt pH is independent of concentration, pH is independent of concentration। बताइए कौन सी सॉल्ट में pH जो होगा इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट CH3COO माइनस। ऑप्शन नंबर बी आपका अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी आपका CH3COO माइनस सोडियम एसीटेट। ऑप्शन अरे सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड। बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। ये फटाफट आंसर कर दीजिए, देखते हैं कौन बच्चे सबसे ज्यादा आंसर करते हैं, देखता हूं मैक्सिमम कमेंट किसके आते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर आया बेटा बफर सॉल्यूशन। ध्यान रखना बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बफर सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे वीक एसिड या फिर वीक बेस। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या तो वीक एसिड होगा या तो वीक बेस होगा, और साथ में उस वीक एसिड या फिर उस वीक बेस का कॉन्जुगेट सॉल्ट बना होगा। यानी कि अगर एसिडिक बफर है तो एसिडिक बफर के पास आपके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, इसमें प्रेजेंट होना चाहिए वीक एसिड एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। अगर बेसिक बफर है तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए प्लस आपको वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, दिस इज हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। पीएच का फॉर्मूला इज pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, और पीएच का फॉर्मूला इज pKb प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, तो फॉर्मूला याद होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जवाब दीजिए, हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हेनरीज लॉ के ऊपर पूछा जाता है कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड क्या है, KH इंटू पी। ये आपको फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और वहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के बाद आपका क्या आता है, KH आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो है ये सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, आपका एक अगर सॉल्यूशन बनता है तो टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है क्या होता है, इट इज प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। फिर क्या होगा, पी और पीबी की जगह हम क्या लिखते हैं, पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी। इसे भी आपको याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत आसान है याद करना। पहली आपके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि आपने एक सॉल्यूट डाला तो लोअर वेपर प्रेशर हमेशा कम ही होता है, दैट इज पी नॉट माइनस पी नॉट एस अपन पी नॉट इज इक्वल टू काई बी। किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर होगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम। आई फ्रॉम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक चीज और याद रखेंगे, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज पाई इज इक्वल टू ICRT। ये बहुत इजी फॉर्मूले हैं, लेकिन देखो सवाल कितना बढ़िया आएगा इसमें। आपसे पूछा है, आपसे क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए ये रहा। बताइए आपके लिए होमवर्क है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉइलिंग पॉइंट इज हाईएस्ट, बॉइलिंग पॉइंट इज हाईएस्ट। एलिवेशन इन, ध्यान रखना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछा है, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट इज हाईएस्ट। ऑप्शन नंबर ए है आपका क्या,
आपका यूरिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी, अच्छा एक्वा सोल्यूशन है सबका, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन। फिर है आपका कैल्शियम क्लोराइड, फिर हो गया आपका बेटा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका क्या रखें, सोडियम सल्फेट, Na2SO, नहीं सोडियम सल्फेट नहीं, एसिटिक एसिड रख देते हैं, CH3COH, एसिटिक एसिड रख देते हैं। बताइए इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉइलिंग पॉइंट इज हाईएस्ट, बॉइलिंग पॉइंट इनमें किसका सबसे हाईएस्ट होगा। देखते हैं कौन आंसर करता है क्वेश्चन नंबर 7 का। फाइनली हम पहुंचे किसमें, रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे। बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ई नॉट सेल का देखो, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में है। अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन टर्म्स के टर्म में बात करूं तो मैं इसको ई नॉट ऑफ एनोड माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड भी लिख सकता हूं, लेकिन ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में हो जाएगा। मैं इसको ई नॉट ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड भी कह सकता हूं, लेकिन ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा और एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो तीनों के तीनों सही है, डिपेंड करता है आप देख क्या रहे हैं, आप रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हैं या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख रहे हैं। मेरा आपसे मानना है ऐसे, आप सब कुछ छोड़िए, आप बस एक फॉर्मूला याद रखिए, वो ये है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, और ये रिडक्शन पोटेंशियल पे होता है। बस इस चीज को याद रखिए, बाकी सब भूल जाइए भाई, ठीक है। फिर आती है वेरी इंपॉर्टेंट आपकी नॉन्स्ट इक्वेशन। क्या नॉन्स्ट इक्वेशन बोलती है कि अगर आपका सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है, यानी कि एनोड, ये कैसी साइड होती है सेल रिप्रेजेंटेशन में बेटा, ये होता है आपका एनोड और ये होता है आपका कैथोड, ये होता है आपका कैथोड। तो ई सेल का क्या फॉर्मूला है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। अगर आपको प्रेशर के टर्म्स में लिखना है तो इनवर्स हो जाएगा प्रेशर का, प्रेशर ऑफ कैथोड अपॉन प्रेशर ऑफ एन, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम पे एक बहुत फेमस इक्वेशन है क्या, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT अपॉन NF log Kc। अगर ये मैं 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे करूं, 28 नहीं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे करूं, तो ये वैल्यू आ जाती है माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc के बराबर। इस चीज का भी अच्छे से ध्यान रखेंगे आप पहले। अच्छा, आपसे बहुत बार सवाल पूछा है कि ई नॉट कैसी वैल्यू है भाई, ई नॉट का टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एब्सोल्युटली ई नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आप जो फॉर्मूला याद करते हैं ये वाला 0.059 अपॉन n वाला, ये किस पे होता है, ये 298 केल्विन पे होता है, रियल फॉर्मूला इसका, एक्चुअली टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए इसमें एक सवाल आ रहा है मेरे मन में, एक बहुत अच्छा सवाल आ रहा है, आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाते हैं। एक सपोज आपके पास एक रिएक्शन है, A प्लस इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव बना, आपकी इसमें ई नॉट की वैल्यू आई कितनी, आपकी इसकी ई नॉट की वैल्यू दे रखी है माइनस 2.1 वोल्ट के बराबर। अगर मैं इसको कर दूं हाफ ऑफ A प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑफ A माइनस, मतलब सब कुछ मैंने हाफ कर दिया, ठीक है, तो आपका जो ई नॉट की वैल्यू होगी वो आ जाएगी x के बराबर। तो आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज x, बताइए व्हाट इज x, x आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, आपकी जो x की वैल्यू है क्या वो माइनस 2.1 वोल्ट के बराबर है, ऑप्शन बी जो x की वैल्यू है क्या वो प्लस 2.1 वोल्ट के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी जो x की वैल्यू है क्या वो माइनस 1.05 वोल्ट के बराबर है, या ऑप्शन नंबर डी x की वैल्यू प्लस 1.05 वोल्ट के बराबर है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कौन बच्चा आंसर करता है, ठीक है। फिर आते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में जिसका नाम है कंडक्टेंस। क्या कंडक्टेंस में, देखो ये आपके सारे के सारे फिजिक्स वाले फॉर्मूले, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी पाएगी। सबसे पहले वोल्टेज का फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू आई आर। फिर आपका कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा 1 अपॉन आर इज आपका कंडक्टेंस, ठीक है। फिर आया आपका रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है, इट इज रो एल बाई ए, वेयर रो इज व्हाट, रो इज रेजिस्टिविटी। तो कापा यानी कि मैं कापा की वैल्यू क्या होती है, इट इज 1 अपॉन रो, दैट इज दिस इज व्हाट, दिस इज कंडक्टिविटी। अब आया काम हमारा, अच्छा ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी। यहां से हमारा एक टर्म और आता है सेल कांस्टेंट, क्या है हमारा, जी स्टार इज व्हाट, जी स्टार इज योर सेल कांस्टेंट, जी स्टार बेटा आपका सेल कांस्टेंट की वैल्यू है। और ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में हेल्प करता है, कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। 50% ऑफ द क्वेश्चन अगर कंडक्टेंस का सवाल न्यूमेरिकल आता है, 50 का ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन में आपका जी के कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार लगेगा ही लगेगा, वो इनडायरेक्टली देगा ही देगा। फिर आया आपका ऑसवर्ल्ड, फिर आया आपका कि आपके जब आप एक
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट को, ये जनरली ऑन-सागर इक्वेशन किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड होती है। कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आती है, कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, आपको कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, तो ये इसके लिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ये आपका वीक होता है, ठीक है, ये लैम्डा एम होता है, ये रूट सी होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो फॉर्मूला आता है वो ये है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस बी रूट सी। यहां से आपको फॉर्मूला आपको क्यों देखना है, इससे न्यूमेरिकल सवाल बिल्कुल नहीं आता है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि यहां से स्ट्रॉन्ग के लिए वैलिड है और ऐसी स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, इससे आपको न्यूमेरिकली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, यहां से सवाल आ सकता है कि आपका जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है या फिर मोलर कंडक्टेंस है वो क्या होता है, वो कापा इंटू वॉल्यूम के आर के बराबर। फॉर्मूला यही यूज होगा आपका, कापा इंटू 1000 अपॉन सी। यहां पे आपको एक और चीज पूछी जाएगी, यहां पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंटली नोट कर दो, हर जगह सब लिख दो, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। देखिए आपको जनरली ऐसा दिया गया है कि अल्फा की वैल्यू आप कब इग्नोर करते हो, कब नहीं इग्नोर करते हो। जो परसेंटेज है अल्फा, अगर 1 की वैल्यू, अगर अल्फा बेटा 5% के आसपास है तो ये क्या कर सकता है, आप इसे इग्नोर कर सकते हो, तो आप इसे इग्नोर कर सकते। इग्नोर करने का मतलब 1 माइनस अल्फा जो होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक है, अगर 5% के आसपास है। जनरली ऐसा दिया गया है, देखा गया, दिया नहीं गया है कहीं पे, बस सिर्फ ऑब्जर्वेशन है कि जब भी आप इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करते हो तो जनरली वैल्यू बहुत छोटी आती है अल्फा की वैल्यू, तो देखना वहां पे ये अल्फा हम निगलेक्ट कर देते हैं, बट जब आप कंडक्टेंस के क्वेश्चन करने जाते हो तो इजीली निगलेक्ट नहीं कर पाते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ज्यादा आ जाती है। क्वेश्चन इस टाइप के बने हुए हैं कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ज्यादा आ जाती है, 10% से ज्यादा ही आती है, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू एक और होती है कि इट इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। चलिए, कंडक्टेंस से आपको एक सवाल दिया जाए, आपसे पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जाता हूं कि if dilution is increased then conductivity यानी कि कापा की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कापा। तो कापा की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए इट इंक्रीजेस, क्या ये इंक्रीज करती है, ऑप्शन नंबर बी इट डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी नो चेंज, कोई भी फर्क इसमें नहीं पड़ता है, नो चेंज एट ऑल, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं बेटा आपके होमवर्क के लिए, इतने भी कर लोगे तो प्रैक्टिस हो गई आपकी पूरी। हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला बहुत ही बेसिक, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए आपके पास ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है क्या होता है, ये जो आपका ए जो हो रहा है वो डिकम्पोज हो रहा है, तो हम निकालते हैं एक नेगेटिव साइन, -1 अपॉन ए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू -1 अपॉन बी डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू +1 बाई सी डी सी बाई डी टी इक्वल टू +1 बाई डी 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 बाई डी टी, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में ध्यान क्या रखेंगे, देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना है, डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना है, तो वो कितना है, वो सिर्फ बेटा माइनस डी ए बाई डी टी के बराबर है। कितना है, वो माइनस डी ए डी टी के बराबर है। लेकिन रेट में स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में वो नहीं लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, नहीं भूलेंगे। फिर आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। हमारे सिलेबस में मात्र 2 ही ऑर्डर है, 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। अगर आप उससे ऊपर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सिलेबस में तो 2 ही हैं। इसके ग्राफ आप मेरी ग्राफ वाली वीडियो से देख सकते हैं, एनसीईआरटी ग्राफ वाली वीडियो जो प्लेलिस्ट है, इनफैक्ट आप पूरी की पूरी चेक कर सकते हैं। हाँ, ये वीडियो आपको एक्चुअली तभी हेल्प करेगा जब आप वाली वीडियोस देखेंगे, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये इसकी जनरल फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और जो इसकी हाफ लाइफ है वो क्या होती है, ए नॉट अपॉन 2 के। ध्यान रखना जो आपकी हाफ लाइफ है बेटा, हाफ लाइफ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर n-1। ये इस तरीके से डिपेंड करती है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, अगर केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर से ही आएगा। इसके देखो इक्वेशन के फॉर्म, सबसे पहला फॉर्म बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, और k की वैल्यू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। ध्यान रखना जो a है, a जो होता है वो बचा हुआ अमाउंट होता है। कैसा होता है, इट इज द अमाउंट लेफ्ट या फिर कंसेंट्रेशन लेफ्ट। आप इसको आप लॉग की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग a इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस 2.303 अपॉन के टी की फॉर्म में भी इसे लिखा जा सकता है।
आपको हर साल ये आपका एक शॉर्ट, अभी तक मैंने किसी में शॉर्ट नहीं लिखा था, भले सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये शॉर्ट है, यहां से सवाल आना ही आना है। ग्राफिकली सवाल आ सकता है, ग्राफिकली, उसके लिए आपको ग्राफ वाली वीडियो चेक करनी पड़ेगी। क्या है, देखो, जब भी आप कहा गया है, जब भी आप कभी किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बनाते हैं, बढ़ाते हैं, तो जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल या ट्रिपल हो जाती है। तो उसका जो कोफिशिएंट है, ये क्या है, 5 इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर आपको 2 या 3 दे रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा है तो आप 2 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? 2 लेके चलेंगे। फिर आती है हमारी अरेनियस इक्वेशन, k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस a बाय RT। आप इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो इट इज log k इज इक्वल टू log a माइनस a बाय 2.303 RT। आप फिर उसको आपका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है, तो यानी कि 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स में आप रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला ये, और ये फॉर्मूला हमने देखा है, कहां पे देखा है, ये फॉर्मूला हमने देखा है वेंट ऑफ इक्वेशन, जो मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाई थी। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका आखिरी था। चलो, एक क्वेश्चन तो केमिकल काइनेटिक्स से भी बनता है, एक क्वेश्चन तो केमिकल काइनेटिक्स से भी बनता है। मैं आपसे केमिकल काइनेटिक्स का एक सवाल पूछूं तो बताइए, आप लोग जवाब देना। आपके लिए आखिरी सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए सवाल ये है, क्या सवाल दें केमिकल काइनेटिक्स से, आपको क्या सवाल दें? हाँ, सवाल ये है, नहीं, कोई बढ़िया सा सवाल, कोई बढ़िया सा सवाल, कोई बढ़िया सा सवाल जिसमें आप लोग बोलें कि सर मजा आ गया, जिसमें आप लोग बोलें कि सर बिल्कुल मजा आ चुका है। अच्छा, हमने सॉल्यूशन का कोई सवाल, अच्छा सॉल्यूशन का कोई सवाल कर लिया हमने, ठीक है। कौन सा सवाल दिया जाए बेटे? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, चलिए ठीक है, एक बेसिक सा सवाल देते हैं। चलो ठीक है, 2 सवाल पूछ लेते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इफ इट्स, नहीं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ इट टेक्स 100 minutes for A naught to reduce to 50% and 50 minutes to reduce to 75%। ऑप्शन नंबर ए है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपकी फर्स्ट है। ऑप्शन बी ये आपकी 0 है। ऑप्शन सी ये आपकी सेकेंड ऑर्डर है, या ऑप्शन डी एनी है। कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, हम फाइंड नहीं कर सकते, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है इस रिएक्शन का। बताइए इसका जवाब क्या होगा? ठीक है भाई, तो ये था आपका आखिरी क्वेश्चन। हमने सारे के सारे फॉर्मूला शीट देखे, बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला शीट है। आपको मैंने उसमें मार्क बहुत अच्छे से कर रखी है, मार्किंग अच्छे से कर रखी है, रिलेटेड फॉर्मूलाज भी दे दिए हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, t.me/anandmani.in। क्या है आपको याद है? t.me/anandmani.in पे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी पीडीएफ वहां पे अपलोड हो जाएगी, आप इसे देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बेटा एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो फॉर्मूले हैं पढ़ने से कुछ नहीं होता है। फॉर्मूले तो देखो कहीं से भी प्रिंट आउट करवा देते हैं, पीडीएफ देख लोगे मजा आ जाएगा, वाह वाह वाह। फॉर्मूले इनकम्प्लीट हैं विदाउट ग्राफ्स। ग्राफ वाली वीडियो देखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं करेंगे तो क्या करोगे फॉर्मूलेस का? देखो फॉर्मूले तो वहां पे नहीं आएगा कि बताओ इसका फॉर्मूला बता दो, लिख दो फॉर्मूला, नहीं आएगा। आपको फॉर्मूले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, हर एक फॉर्मूले पे अगर आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, हर एक फॉर्मूला जो मैंने लगाया है आज, जो आपको बताया है और लिखा है समझाया है, हर एक फॉर्मूले पे कम से कम 3 सवाल कीजिए। कितने? मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस यू हैव टू डू, तब जाके आपकी कमांड आएगी किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में। और अभी टाइम है, ये मत सोचिए कि एवरीथिंग इज लॉस्ट। हर एक फॉर्मूले पे अगर 3 सवाल भी कर दोगे तो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री अगर 40% सिलेबस है, उस 40% में भी आप मतलब 70 to 75% इजीली स्कोर कर सकते हो बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज ओनली। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है दिस इज ग्रेट सेशन। आपको 10 क्वेश्चन मिले हैं। मैं चाहता हूं हर बच्चा हर एक क्वेश्चन का इंडिविजुअली कमेंट करे। अगर आप जो बच्चा सही आंसर करेगा तो वेट करना रिप्लाई का, मेरे मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, हाँ दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ठीक है, आप वहां पे आंसर भी फिर चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट तो करना ही करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।